विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न संख्या 1 से वीडियो चालू करेंगे। इससे पहले के जितने भी वीडियो है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए है, तो आप वहां जाकर सारी वीडियो आराम से देख सकते हो। तो देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न है रेणु 75 केजी और 69 केजी भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है ना। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। यानी रेणु क्या करती है, बाजार से 2 बोरियां खरीदती है। एक बोरी में खाद कितना है 75 केजी, दूसरी बोरी में खाद कितना है 69 केजी, 69 केजी है ना, किलोग्राम। तो खाद क्या होता है, जो हम खेतों में डालते हैं उसे हम खाद कहते हैं ना। और ये खाद कहाँ मिलता है, मार्केट में मिलता है, बाजार में मिलता है, या कहीं से अपन तैयार करते हैं इस खाद को और वहाँ से खरीदते हैं। तो ये 2 बोरियां रेणु ने खरीदी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बोरियों में से खाद निकालनी है। लेकिन कैसे निकालनी है, खाद ऐसे निकालनी है थोड़ी थोड़ी करके, ऐसे पैकेट के रूप में, मान लो पैकेट है ये है ना, ऐसे पैकेट के रूप में निकालनी है कि यहाँ बोरी पूरी खाली हो जाए। तो ये जो हम थोड़ा थोड़ा करके खाद निकाल रहे हैं वो कितना केजी निकाले दोनों में से, ठीक है, दोनों में से कितना कितना किलोग्राम निकाले कि पीछे कितना बचे, 0 बचे, है ना। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 3-3 केजी। यानी हमें इनमें से 3-3 केजी करके निकालना पड़ेगा, तो वो पूरा निकल भी जाएगा और पीछे कुछ नहीं बचने वाला है, 0 केजी बचेगा। दोनों के लिए ये होगा, ठीक है। अगर दोनों में से हम कितना कितना निकाले, 3-3 केजी निकाले, लेकिन ये 3 किलोग्राम जो है हमारा आंसर कैसे आएगा। तो जब भी आपको ध्यान रखना, जब भी आपको कभी भी अधिकतम मान ज्ञात करने का पूछे, ठीक है, क्या मान पूछे, अधिकतम मान ज्ञात करने का पूछे, तो इसका मतलब है हमें उसमें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। और HCF को हम क्या कहते हैं, मस, है ना। तो किस किस का मस ज्ञात करना हमें, एक जो 75 किलोग्राम का और दूसरा 69 किलोग्राम का हमें मस ज्ञात करना है। अब मस क्यों ज्ञात किया कि भाई इन दोनों संख्याओं में से हमें एक ऐसा सार्वगुणनखंड चाहिए इन दोनों का, ठीक है, जो दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे, और वो बड़ा से बड़ा सार्वगुणनखंड होना चाहिए। तो ये 75 केजी, देखो 75 किलोग्राम में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 69 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर 3 से बड़ी संख्या ऐसी कोई नहीं होगी जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या है, अधिकतम मान है। कौन सा मान है, अधिकतम मान। और इसको ज्ञात करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, मस का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगली वीडियो में मैंने आपको पूरा समझाया था कि मस कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आप वो वीडियो देखोगे ना 3.5, तो आपको ये प्रश्नावली जो है बहुत सरल लगेगी, है ना। तो मस ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, अभाज्य संख्या चाहिए। कहाँ से शुरू होती है, 2 से, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 19, फिर 19 के बाद में कितना आएगा, 23, फिर 29। तो ये सारी आपके कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब मुझे क्योंकि 75 का मस निकालना है, तो 75 में इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसमें 2 का भाग जाता है, क्या नहीं जाता है, क्योंकि इसमें पीछे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर इसमें हमें चेक करना है 3 का भाग जाता है क्या, तो 3 का भाग चेक कैसे करते हैं कि भाई 7 और 5 को जोड़ दो, 75 को जोड़ दो, 7 और 5 कितना होता है, 12। ये 12 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, 3 की टेबल में आता है, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें 3 का भाग जाएगा। तो हम 3 का भाग लगाएंगे इसमें। तो 75 में हम 3 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाता है, देखो 3 दूनी 6, पीछे बचा 1 और ये 5, 5 3 15, ठीक है। कितना आया उत्तर, 25, वो यहाँ लिखेंगे। अब चेक करते हैं वापस 3 का जाता है क्या, तो 5 और 2 को जोड़ने पर 7 होता है, और 7 3 के पहाड़े में नहीं जाता, नहीं आता, है ना। तो इसमें 3 का भाग तो नहीं जाएगा। तो अब चेक करेंगे 5 का जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कितना है, 5 है, तो 5 का भाग देंगे, तो 25। अब 5 में भी 5 का जाएगा, कितनी बार, एक बार, 5 एकम 5, यानी 75 मुझे कब मिलेगा, जब मैं 3 गुणा 5 गुणा 5 करूँगा, है ना। तो ये तो भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार मैं 69 का जो है अभाज्य गुणनखंड करूँगा,
ठीक है। तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 9 आ रहा है ना। तो अब किसका दे? 3 का। तो चेक करते हैं 6 और 9 को जोड़ने पर कितना आया। तो 6 और 9 को जोड़ने पर 15 आया और 15 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 का भाग जाएगा। मैं सीधा दे देता हूँ, 3 दूनी 6 और 3 त्रिया 9। अब 23 में किसका भाग जाएगा? 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13, 19, किसी का नहीं जाएगा। सीधा किसका जाएगा? 23 का जाएगा, क्योंकि 23 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो 23 में 23 का जाएगा, 23 एकम 23। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये 69 कैसे आए थे? 3 गुणा 23, 3 गुणा 23। अब इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही है? तो वो केवल क्या है? 3 है, केवल 3 है। तो हम कहेंगे 75 और 69 का जो मस है वो कितना है? 3। तो 3 ऐसी संख्या है जिसमें 75 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 69 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो वह अधिकतम मान कौन है? 3 है, 3 किलोग्राम है। क्या है? 3 किलोग्राम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भार के 3 बट्टे का भार के अधिकतम मान कितना होगा? 3 होगा। दोनों बोरियों को जो भारों को पूरा पूरा माप सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा उत्तर तो आ गया। यहाँ लिखेंगे कि दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा मापने के लिए 3 केजी अधिकतम मान होगा। ठीक है, या लेना होगा। कितना केजी लेना होगा? 3 केजी अधिकतम मान लेना होगा। प्रश्न संख्या 2 है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए, है ना। तो पहले वाले प्रश्न में अधिकतम लिखा हुआ था और दूसरे वाले प्रश्न में यहाँ न्यूनतम लिखा हुआ है। तब जब न्यूनतम शब्द आता है तो हमें ल स ज्ञात करना पड़ता है। क्या ज्ञात करना पड़ता है? ल स प। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम LCM भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना पड़ता है? LCM ज्ञात करना पड़ता है। अब इस प्रश्न को समझो कि भाई 3 लड़के, ठीक है, 3 लड़के वो एक ही स्थान पर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। ठीक है, चल रहे हैं और इनके जो एक कदम है, जैसे ये कदम उठाकर मान लो यहाँ चलता है, दूसरा कदम उठाकर उसी समय थोड़ा आगे चलता है और तीसरा कदम इससे ज़्यादा आगे चलता है। ठीक है, तो पहले का कदम कितना है? 63, दूसरे का 70 सेंटीमीटर और तीसरे का 77 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये सब आगे पीछे हो रहे हैं ना, आगे पीछे। तो अब ये प्रश्न कह रहा है कि तीनों कम से कम कितना कदम उठाएं, है ना, कम से कम, न्यूनतम कम से कम कितना कदम उठाएं कि वह जो है वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए, पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। तो वो कौन सी दूरी हो सकती है? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? ल स प ज्ञात करना पड़ेगा। और वो कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये ध्यान से देखना। देखो, हमें ये तो पता है कि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसमें किस किस के अभाज्य संख्या लेते हैं? 2, 3, 5, फिर उसके बाद में 11, 7, 11, 13 और 19, 17, 19, ये हम संख्याएं लेते हैं, है ना। अब इसमें क्या करना है? लसप में क्या कैसे ज्ञात करना है? तो हमें एक ऐसा नक्शा बनाना है इस प्रकार का, और इन तीनों संख्याओं को एक साथ ही लिख देना है। यानी 63 को भी इसमें लिखना है, 70 को भी इसमें लिखना है और 77 को भी इसमें लिखना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे क्या इनमें 2 का भाग जाता है क्या। ठीक है, तो 63 में तो नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। 70 में जाएगा क्योंकि इसके पीछे 0 आ रहा है, सम संख्या है। और 77 में भी नहीं जाएगा क्योंकि ये भी विषम संख्या है, इसके पीछे 7 आ रहा है। तो 2 का अगर इन तीनों में से किसी एक में जाता है तो पहले 2 का भाग हमें देना है।
तो हम पहले 2 का भाग देंगे, जिसमें नहीं जाता है उसको वापस लिख दो। भाई इसमें नहीं जाता है, इसको वापस लिख दो, इसमें भी नहीं जाता है, इसको वापस लिख दो। 70 में जाता है तो 70 में भाग दे दो 2 का, तो 2 त्रिया 6, पीछे बचा 1 और 0, 2 पंजे 10, कितनी बार गया 35 बार, तो यहाँ 35 लिखा। क्या अब 2 का तीनों में जाता है क्या भाग? नहीं जाता, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, विषम है ना। अच्छा, तो अब 3 का तो जाएगा ना, तो देखो इसमें तो 3 का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा। कैसे पता किया कि दोनों को जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आना चाहिए, तो 6 और 3 9 होता है, 9 3 के पहाड़े में आता है। 3 और 5 8 होता है, वो 3 के पहाड़े में नहीं आता। 7 और 7 14 होता है, वो भी 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो इन दोनों को तो हम वापस लिख देंगे 35 और 77, ठीक है। लेकिन 63 में तो जाता है, तो कितनी बार जाएगा भाग? तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, है ना। लेकिन अब भी देखो 21 में अभी भी 3 का भाग जाता है, तो अब भी हमें भाग देना है 3 का, ठीक है। 7 त्रिया 21, भाग कितनी बार गया? 7 बार। लेकिन इसमें 3 का नहीं जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा, नहीं जाता है तो वापस लिख दो। अब देखो 7 का भाग इसमें भी जाएगा, क्योंकि अब तो किसी में 3 का जाना है नहीं। 5 का भाग इसमें जाएगा 35 में, क्योंकि इसके पीछे 5 है, तो 5 का भाग दे देते हैं। तो इसमें तो नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें जाएगा, है ना। 7 पंजे 35, गया भाग, चलो ठीक है। अब तीनों में 7 का भाग जा रहा है, तो अब 7 का भाग देंगे। इसमें कितनी बार जाएगा? 1 बार, 7 एकम 7। फिर इसमें भी 1 बार जाएगा, 7 एकम 7। और इसमें कितनी बार जाएगा? तो 11 बार, 7 एकम 7, 7 एकम 7, है ना। भाग देना आप, 11 बार जाएगा। अब 11 खुद अभाज्य संख्या है, तो अब सीधा 11 का भाग जाएगा, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और 11 एकम 11, ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो जब तीनों का ही 1 1 आ जाए, तब हमारा ये खेल खत्म हो जाता है। अब इन तीनों नंबर का, 63 का, 70 का और 77 का, हमें क्या चाहिए? का एलसीएम चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा पता है आपको? इन सब का गुणा, है ना। जब इन सब का गुणा करेंगे तो इन तीनों संख्याओं को क्या आएगा? लसअप आएगा, यानी वह न्यूनतम दूरी आएगी जिनकी सबके कदम होने चाहिए। तो अब गुणा करो इनके, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। चलो अब गुणा करते हैं इनका। तो देखो 2 त्रिया 6, अब 6 का पहाड़ा 3 बार, 6 त्रिया 18। अब 18 का पहाड़ा 5 बार, तो 18 का गुणा 5 से कर दो, है ना। अगर पहाड़ा आता है तो ठीक, नहीं तो गुणा कर दो। तो 8 पंजे 40, फिर बीचे 4, 5 एकम 5 और 4 9, तो 18 पंजे 90, ठीक है। अब 90 का किससे गुणा? 7 से गुणा, तो 7 का गुणा करो, तो ये हो गया 0 और 7 7 नम 63, कितना हुआ? 630 हुआ। कितना हुआ? 630। अब 630 का 11 से गुणा करो, चलो गुण करते हैं। 0 3 6 गुणा 0 3 6, जोड़ो इनको, 0 3 9 6। तो इन सब का जो गुणा हुआ वो कितना आया? 6930 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब किस में है? सेंटीमीटर में। अच्छा, अब हमारा उत्तर मीटर में आ रहा है ना। हमारा उत्तर किस में आ रहा है? मीटर में आ रहा है। तो सेंटीमीटर और मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। कैसे देते हैं ये भी समझो कि भैया 100 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कहूँ कि अब मुझे मीटर में किसी चीज़ को बदलना है, तो ये 100 आपका सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। तो देखो जब हम छोटे को बड़े में बदलते हैं, छोटे को बड़े में बदलते हैं, तो हम 100 का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं, सॉरी भाग देते हैं। छोटे को बड़े में बदलते हैं तो भाग देते हैं, और बड़े को छोटे में बदलते हैं, बड़े को छोटे में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। अब ये छोटा बड़ा क्या है इसको समझो। सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये सेंटीमीटर है और इसको हम मीटर में बदल रहे हैं, यानी बड़े में बदल रहे हैं, तो किसका भाग देना? 100 का। तो अब इसमें हम 100 का भाग देंगे। अब वो भी कैसे देना है मैं आपको सीधा शॉर्टकट बताता हूँ। देखो 6930, इसमें भाग यानी बट्टा, भाग यानी बट्टा, बट्टा कितना करना है? 100 करना है। तो अब
इसका सीधा भाग कैसे करते हैं, तो वो ध्यान देना इसमें कि यहाँ पर नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो ऊपर से 2 संख्या छोड़ के पीछे से क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पीछे से 2 संख्या छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाएंगे 69.30, तो वो किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। यानी मैंने इसमें 100 का भाग दे दिया है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी जब वो कम से कम 69.30 मीटर है ना चलेंगे, तो वो तीनों एक साथ आ जाएंगे, एक लाइन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो वह न्यूनतम दूरी कितनी है, वह न्यूनतम दूरी है 69.30 मीटर। प्रश्न संख्या 3 है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप ले। तो सबसे लंबा, सबसे बड़ा, अधिकतम, तो जो लंबा, बड़ा, अधिकतम ये शब्द आते हैं ना, तो हम HCF ज्ञात करते हैं, यानी म से ज्ञात करते हैं। और सबसे छोटा, न्यूनतम, कम से कम, जब ये आता है तो हम क्या ज्ञात करते हैं, LCM ज्ञात करते हैं। अब प्रश्न समझो, प्रश्न कहता है कि एक रूम है हमारे पास में है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसकी दे दी, मान लो ये रूम हो गया आपका। अब इस रूम की हमें लंबाई भी मापनी है, चौड़ाई भी मापनी है और इसकी ऊंचाई भी मापनी है। तो मुझे एक ऐसा फीता लेना है, बड़ा से बड़ा फीता है ना, लंबा फीता लेना है जो इन तीनों दूरियों को पूरा माप ले। ठीक है, यानी इस फीते का ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक तो माप लिया, फिर यहाँ इसका आधा फीता बच गया, तो आधा फीता नहीं बचना चाहिए। वो फीता जो है पूरा मापना चाहिए, और जब पूरा का मतलब होता है भाग पूरा जाना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों में ऐसी संख्या कौन सी है जो तीनों को पूरा विभाजित कर दे, है ना, वो हमें ज्ञात करना, और वो हम ज्ञात करेंगे HCF से। तो हम क्या करेंगे कि इस 825 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर 675 सेंटीमीटर और उसके बाद में 450 सेंटीमीटर का क्या ज्ञात करेंगे, ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसमें हम 825 रखेंगे, इसमें 675 रखेंगे और इसमें 450 रखेंगे। सबसे पहले चेक करो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, इसका भाग जाता है क्या? तो सबसे पहले ये विषम संख्या है तो इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चेक करते हैं, जोड़ो सबको, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। तो हम 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, पीछे बचा 2, ये 2, 3 साते 21, पीछे बचा 1 और ये 5, 3 पंजे 15। कितनी बार गया भाग गया आपका 275 बार। अब क्या इसमें वापस 3 का जाएगा क्या? तो जोड़ो, 7 और 2 9, 9 और 5 14, तो 3 का भाग अब नहीं जाएगा। तो जब 3 का नहीं जाएगा तो 5 का देखो, क्योंकि पीछे 5 है तो 5 का जाएगा, तो 5 का भाग देंगे इसमें। तो 275 में हम 5 का भाग देंगे, तो 5 25, पीछे बचे 2 और ये 5, 5 25, भाग पूरा चला गया। कितनी बार गया? 55 बार। वापस 5 का जाएगा क्योंकि पीछे 5 है। कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। अब 11 खुद क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 11 एकम 11, तो इसका तो हो गया। अब हम चेक करेंगे 675 का। तो पहले इसमें देखो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चेक करो, तो 6 और 7 कितना हो गया? 13, 13 और 5 कितना हो गया? 18, तो 3 का भाग इसमें जाएगा। तो देखो 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 5 3 15। आप देना भाग, आपको पता चल जाएगा कैसे भाग देना है। ठीक है, चलो अब क्या इसमें जाएगा क्या? तो 5 और 2 7 और 2, बिल्कुल 3 का भाग वापस जाएगा इसमें, है ना। तो 6 3 18, 7 3 21, पीछे बचा 1, 5 3 15। अब 7 और 5 12, वापस 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 5 3 15। अब 5 का जाएगा, 5 25, 5 एकम 5, है ना, पूरा चला गया। अब हम 450 में, पहले तो इसमें 2 का जाएगा क्योंकि पीछे 0 है ना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10। अब क्योंकि पीछे 5 है तो देखो यहाँ पर 225 में किसका गया था? 3 का, इसका मतलब इसमें भी 3 का जाएगा, तो भाग देते हैं। 7 3 21, 5 3 15, वापस 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 5 3 15, अब 5 का जाएगा, 5 25, 5 एकम 5। तो तीनों का हमने जो है अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट कर दिया।
अब हम HCF कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 825 हमें कब मिला? जब हमने 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11 किया। 675 कब मिलेगा? जब हम 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 करेंगे। 450 कब मिलेगा? जब हम 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 करेंगे। तो अब यहाँ पर इस 825 दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ कर लेते हैं इसको। इस 825, 675 और 450 का मस कितना है? तो देखो इन तीनों में जो संख्या तीनों में आ रही है वो देखो कौन सी है। तो देखो 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर ऊपर 3 नहीं है तो 3 तो छोड़ो। अब 5 देखो, 5 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। फिर 5 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। तो यहाँ भी 5 है, वापस 5 है, वापस 5 है। अब इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में है। तो इसका मतलब इसमें कौन कौन था? इसमें एक तो आपके 3 तीनों में था, फिर 5 भी तीनों में था और दूसरा 5 भी तीनों में था। अब इनका गुणा करो तो 5 त्रिया 15 और 15 पौने 75 है ना। तो यहाँ पर 75, फिर ये किस में थे? सेंटीमीटर में। तो 75 सेंटीमीटर का फीता जब हम लेंगे तो वो कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सबको पूरा पूरा माप लेगा। 1 सेंटीमीटर भी बचने वाला नहीं है ना। तो हमारा उत्तर होगा 75 सेंटीमीटर। देखो अगला प्रश्न 5वां जो है वो थोड़ा घुमा के दिया है। हम क्या कह रहे थे कि भाई सबसे बड़ी, सबसे छोटी ये शब्द आए तो सबसे बड़ी में हम HCF ज्ञात करते हैं और सबसे छोटी में जो है हम LCM ज्ञात करते हैं। लेकिन इस प्रश्न को घुमा दिया। घुमाया कैसे? देखो यहाँ पर सबसे बड़ी लिख दिया तो आप बड़ी शब्द देख के क्या करोगे? HCF ज्ञात कर लोगे। लेकिन यहाँ पर HCF ज्ञात नहीं करना है, यहाँ LCM ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर एक संख्या दे दी कि भैया 8, फिर 10 और फिर 12, ये तीनों अलग अलग नंबर है। और एक ऐसा नंबर ढूंढो, है ना, एक ऐसा नंबर ढूंढो 3 अंकों का एक ऐसा नंबर ढूंढो, जैसे XYZ मैंने 3 अंकों का एक नंबर ढूंढ लिया। उसमें 8 का भी भाग चला जाए, उसमें 10 का भी भाग चला जाए, उसमें 12 का भी भाग चला जाए। तो जब हम 3 नंबर में से कोई बड़ा नंबर ज्ञात करते हैं तो वहाँ LCM ज्ञात होता है ऑटोमेटिक, ठीक है। और HCF जो होता है वो इन तीनों नंबर से क्या होता है? छोटा होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। समझ में आया? चलो अब हम यहाँ पर 8, 10 और 12 का जो है LCM ज्ञात करेंगे, है ना। तो अब LCM के लिए हम क्या करते हैं? 8, 10 और 12 को एक में ही लगाते हैं, एक ही नक्शे में रखते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो तीनों में 2 का भाग जाता है, क्योंकि ये तीनों ही क्या है? सम है। तो 2 का भाग 2। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 8 आया? 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अब इन दोनों में तो 2 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, लेकिन देना तो पड़ेगा, है ना। तो किस में नहीं जा रहा है? 5 में नहीं जा रहा है, लेकिन इन दोनों में तो जा रहा है। तो जिसमें जा रहा है उसमें तो दे दो। तो 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6। अब इसमें अभी भी 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2। जिसमें नहीं जा रहा है उसको वापस लिख दो। अब 3 का जा रहा है तो 3 का देंगे 1, 5, 3 एकम 3। अब 5 का जा रहा है तो 1, 5 एकम 5 और 1। तीनों में 1 1 आ गया। अब इन तीनों को गुणा कर, इन सबको गुणा कर दो, वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो 8, 10 और 12 का जो लसप है, LCM है ना, 8, 10, 12 का जो LCM है वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिया 24 और 24 का 5 से गुणा। तो 5 चौक 20, असल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12। हमारा उत्तर कितना आया? 120। तो वो 3 अंकों की संख्या है 120, जिसमें 8 का भी भाग जाएगा, 10 का भी भाग जाएगा और 12 का भी भाग जाएगा। तो देखो प्रश्न 6 बहुत ही मजेदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है? देखो 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 100 सेकंड बाद 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी? तो अब देखो इसमें कि जैसे ये मान लो ये चौराहा है ना, एक रोड इधर जा रही है, एक रोड इधर जा रही है और एक रोड इधर जा रही है। तो यहाँ पर क्या लगी हुई है? आपकी लाइट लगी हुई है ना। शहरों में हम देखते हैं पीली, रेड, अलग अलग लाइट लगी हुई होती है।
तो ये तीनों जो लाइटें हैं तीनों जगह अलग अलग है, और वो जो है 48 सेकेंड बाद, एक 48 सेकेंड बाद चेंज होती है, तो दूसरी कब 72 सेकेंड बाद, और तीसरी 108 सेकेंड बाद चेंज होती है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, ये तीनों ऐसी कौन सी मिनट होगा, है ना, ऐसा कौन सा सेकेंड होगा जब ये तीनों एक साथ जो है क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, एक साथ जो है एक ही लाइट आ जाएगी, ठीक है, या एक साथ बदलेगी। तीनों एक साथ कब बदलेगी, प्रश्न यहाँ पर है ना। तो अब यहाँ पर ना तो अधिकतम कहा ना न्यूनतम कहा, तो अब ये तीनों जब है एक साथ कब जो है बदलेगी, प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो पक्का है कि इन तीनों नंबर से तो वो बड़ा नंबर आएगा, और जब वो बड़ा नंबर हमको चाहिए तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। इन तीनों से बड़ा नंबर जब हम ज्ञात करते हैं तो एलसीएम ज्ञात करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें ऐसा नक्शा चाहिए। तो पहली संख्या है 48, दूसरी है 72 और तीसरी है 108। तो सबसे पहले हम किस किस का भाग, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनका भाग हमें देना है। तो 2 का चेक करो, इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, क्योंकि तीनों सम संख्या है तो हम इसमें देंगे। मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, आप भाग करके देखना, है ना। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 24 बार इसका भाग जाएगा। फिर 2 त्रिया 6, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12, कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा। और इसमें 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 54 बार 2 का भाग जाएगा। अब वापस इन तीनों में 2 का भाग जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है, सम है, तो भाग देंगे। तो यहाँ 12 बार जाएगा। फिर 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 बार जाएगा। 27 दूना 54, 27 बार जाएगा। अब ये दोनों तो सम है, तो इन दोनों में तो 2 का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो इसको वापस लिख दो। तो इसमें 6 बार जाएगा, इसमें 9 बार। अब 6 में अभी भी 2 का भाग जाएगा, 2 त्रिया 6, लेकिन अब जो है किसी में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब किसका देंगे, 3 का देंगे। तो 3 एकम 3, 3 त्रिया 9 और 3 नम 27। अभी भी आपके 3 का भाग जा रहा है ना, इसमें तो नहीं जा रहा है, तो लिख दो इसको, 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, अभी भी जा रहा है, 1, 1 और 1। अब अपना हो गया कंप्लीट। अब इनका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, 48, 72, 108 का ल स प बराबर इन सब का गुणा कर दो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सबका गुणा करते हैं। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 3 से गुणा, तो 16 त्रिया 48, ठीक है। फिर 48 का 3 से गुणा, इसके आगे 48 का 3 से गुणा, तो 8 त्रिया 24, हासिल के 2, 4 त्रिया 12 और 2 14, हो गया 144। अब 144 का 3 से गुणा वापस, तो गुणा करेंगे, 4 त्रिया 12, हासिल का 1, 12 और 1 13, हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये आया 432 सेकेंड, क्योंकि ये क्या है, सेकेंड है। अच्छा, तो ये तीनों जो ट्रैफिक लाइट है वो एक साथ कब बदलेगी, 432 सेकेंड बाद बदलेगी। लेकिन हमें क्या बताना है कि अगर वो 7 बजे तीनों बदलती है तो अगली कब बदलेगी। तो अब थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस 432 सेकेंड को मिनट में बदलते हैं। तो देखो मिनट तो बड़ा होता है, मिनट होता है बड़ा, सेकेंड होता है छोटा। अब 1 सेकेंड में कितने, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड होते हैं, तो ये है छोटा। अब हमें सेकेंड को मिनट में यानी छोटे से बड़ा बदलना है, यानी क्या करना है, 60 का भाग देना है। तो अब वापस हम इस 432 सेकेंड में किसका भाग देंगे, 60 का भाग देंगे, भाग 60 बराबर, तो 432 में 60 का भाग देते हैं। तो देखो 6 छंग 36 होता है, 6 सत्तू 42 होता है, और 6 अट्टू 48 होता है। तो 6 सत्तू 42, यानी जब 6 का पाड़ा मैं 7 बार बोलूँगा तो 42 और ये 0 यहाँ लगा दो, कितना आएगा, 420 आएगा। अब घटाओ इसको, 2, 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 4 गया 0। अब आपका भाग नहीं जा रहा है ना, भाई 12 में तो 60 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे 0। अब भाग 2 बार जाएगा, 6 एकम से 6 दूनी 12, 120, है ना। तो 7 मिनट और 2 सेकेंड, हमारा उत्तर क्या है, 7 मिनट
और 0.2 का मतलब सेकंड, तो ये हो गया 7 मिनट और 2 सेकंड। ये हमारा उत्तर आया। हमने मिनट और सेकंड दोनों में बदल दिया इसको, ठीक है। तो अब 7 बजे वो एक साथ बदलती है ना, तो 7 बजे एक साथ बदलती है। तो अब 7 में जब हम 7 मिनट और 2 सेकंड इसके अंदर जोड़ेंगे, थोड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ पर, भाग का थोड़ा मिस्टेक हुआ। देखो भाग का वापस देख लो, 432 में हम 60 का भाग दे रहे थे, तो 7 बार गया, कितना आया 420 आया। पीछे कितना बचा, 2 और 1, 12 बचा। तो इसका मतलब है 7 मिनट और 12 सेकेंड, ऐसा आप लिख दो, 7 मिनट और 12 सेकेंड, ठीक है। तो अब 7 बजे एक साथ बदलती है, तो अगली टाइम कितना 432 सेकेंड बाद वापस वो एक साथ बदलेंगी तीनों। 432 सेकेंड बाद एक साथ तीनों बदलेगी, यानी अब मुझे 7 बजे में ये 432 सेकेंड जोड़ने पड़ेंगे। और 432 मतलब कितना, 7 मिनट और 12 सेकेंड। इसको हमने किस में बदल दिया, मिनट में बदल दिया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 7 मिनट में जब मैं 7 मिनट और 12 सेकेंड जोड़ूंगा तो मेरा उत्तर कितना आएगा। देखो 7 और 7 हो गया 14 मिनट। तो यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो 7 बजे का मतलब हो गया 7 घंटे, ठीक है। फिर इसमें हमें कितना जोड़ना है, प्लस 7 मिनट और 12 सेकेंड, 12 सेकेंड। तो अगली तीनों एक साथ कब बदलेगी, 7 बजे और 7 मिनट और 12 सेकेंड। कब बदलेगा, 7:07 और 12 सेकेंड को जो है अगला जब टाइम होगा तब तीनों जो लाइट है वो एक साथ बदलेगी, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम बजे, 12 बजे, ठीक है। एक साथ पुनः बदलेगी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप सके। तो वापस यहाँ पर क्या है, अधिकतम धारिता। अधिकतम मतलब HCF हमें ज्ञात करना है। अब प्रश्न समझो, हमारे पास 3 टैंकर है। कितने टैंकर है, 3 टैंकर है। इन तीनों टैंकर में आपके क्या भरा हुआ है, डीजल। जो हम कारों में और गाड़ियों में भरवाते हैं ना डीजल, वो डीजल भरा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों में अलग अलग तेल भरा हुआ है, अलग अलग डीजल भरा हुआ है। इन तीनों में से मुझे एक ऐसा बर्तन लेना है कि इसमें एक भी तेल नहीं बचे, पूरा बाहर आ जाए। तो मैं मान लो मैंने ये बर्तन लिया ऐसा, ठीक है। अब ये एक ऐसा बर्तन है जो अब जब मैं इसमें से पूरा भर के अलग अलग बाहर निकालूंगा, ठीक है, तो इसमें से एक बूंद भी नहीं बचेगी। तीनों में से पूरा जो है बाहर आ जाएगा डीजल। लेकिन वो कितने माप का है ना, वो हम कैसे पता करेंगे, तो हम मस से ज्ञात करेंगे। अधिकतम धारिता ज्ञात करनी है, उसको पूरा माप सके, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसका हमें मस ज्ञात करना है। तो हम 403, फिर उसके बाद में 434 और 465, इन तीनों का मस ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो 403। तो देखो 403 में जो है हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 का तो इसमें नहीं जाएगा भाग। 3 का चेक करते हैं तो 4 और 3 7 होता है, 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 का तो जाना ही नहीं है क्योंकि पीछे 5 है ही नहीं। अब 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है, चेक करते हैं। तो देखो 7 चौक 42 ज़्यादा हो गए, 7 पंजे 35, पीछे बचा 5 और ये 3, और 7 में अब 53 में जो है 7 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 7 का भी नहीं जाएगा। तो 7 का नहीं जाएगा तो अब किसका देंगे हम, अब हम देंगे 11 का। तो 11 का चेक करते हैं, देखो 11 का भी नहीं जाएगा, है ना। तो फिर किसका दें, अब 13 का चेक करते हैं। तो 13 का सीधा चेक करते हैं अब हम। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 त्रिया 39। कितनी बार गया, 3 बार। पीछे बचा 1 और ये 3, 13 एकम 13 गया भाग पूरा, है ना। तो इसका मतलब कितनी बार गया, 13 का भाग गया 31 बार। और 31 खुद एक अभाज्य संख्या है, यानी 31 में 31 का ही भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। तो यहाँ 31 का भाग देंगे, 31 एकम 31। तो पहला तो हो गया। अब दूसरा करेंगे,
क्योंकि पीछे 4 है तो इसमें तो 2 का जाना ही जाना है। भाग देते हैं, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, फिर बचा 1, 7 दूनी 14। अब 3 का चेक करेंगे क्योंकि 2 का तो जाएगा नहीं, तो 2 और 1 3, 7 और 10, 3 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर हम चेक करेंगे 5 का, तो 5 का भी नहीं जाएगा। अब 7 का चेक करते हैं इसमें, तो 7 का चेक करते हैं, देखो 7 3 21 और पीछे बचा 0 और ये 7 एकम 7, तो 7 का जाएगा कितना 31 बार, और 31 में 31 का 1 बार। अब इसमें 2 का तो जाना है नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, तो 3 का चेक करते हैं, तो 4 और 6 10 और 5 15, 3 का जाएगा, तो 3 का देते हैं, 3 एकम 3, 5 3 15, पीछे 5 3 15। चलो अब देखो 5 और 5 10 और 1 11, यानी 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो अब 7 का चेक करते हैं, सीधा 5 का जाएगा क्योंकि 5 है पीछे, है ना, तो 5 3 15 और 5 एकम 5, फिर 31 में 31 का 1 बार। तो अब इनका 403 कैसे मिला मुझे, 13 गुणा 31 करने पर। 434 मुझे कैसे मिला, तो 2 गुणा 7 गुणा 31 करने पर। 465 मुझे कैसे मिला, तो 3 गुणा 5 गुणा 31 करने पर। अब तीनों में देखो 31 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में है, तो हम कहेंगे 403, 434 और 465 है, उसका जो मस है वो कितना आया 31, और 31 क्या है, लीटर है। क्या है, लीटर। यानी जो हम एक पात्र लेंगे, बर्तन लेंगे, वो कितना लीटर का लेंगे, 31 लीटर का। ये जो बर्तन होगा वो कितना होगा, 31 लीटर का होगा। और 31 करके हम इसमें से जब निकालेंगे डीजल, तो सब में से पूरा डीजल निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा पीछे। देखो अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी। तो सबसे छोटी का मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बच जाए, 5 शेषफल बच जाए। यानी हमारे पास एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 का भाग दो या 15 का भाग दो या 18 किसी का भी भाग दो, है ना, तो भाग देने पर यहाँ पर अपना शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो अगर मान लो भाग पूरा पूरा चला जाए तो हम पहले वो काम करते हैं, यानी हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। और एलसीएम एचसीएफ में क्या होता है, भाग पूरा पूरा जाता है ना। तो अपन वो संख्या ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें इन तीनों नंबर को इसी में रखना पड़ेगा, यानी 6, 15 और 18। अब सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, तो इसमें और इसमें तो जाएगा, 2 3 6, इसमें नहीं जाएगा तो वापस लिख दो इसको, और 2 9 18। चलो अब किसी में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अब 3 का देंगे, तो 3 एकम 3, 5 3 15 और 3 3 9। अब 3 का वापस जा रहा है 1, इसमें नहीं जा रहा है, वापस लिख दो, 3 एकम 3। अब 5 का जा रहा है 1, 5 एकम 5 और 1, हो गया सॉल्व। तो 6, 15 और 18 का एलसीएम कितना आया, एलसीएम इन सब का गुणा, है ना, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो गुणा करने पर देखो कितना हुआ, 2 3 6, 6 3 18 और 18 पंजे 90, तो वो संख्या 90 आई। लेकिन अब इसमें देखो, लेकिन इस 90 में तो जो है शेषफल 5 बचेगा नहीं, है ना। हमारा उत्तर कितना आया, 90। यानी कि अगर 90 में मैं इन तीनों में से किसी का भी भाग दूं, जैसे मान लो मैंने 6 का भाग दिया, इसमें सबका भाग पूरा पूरा जाएगा ना, जैसे 6 का दिया तो 6 एकम 6, पीछे बचा 3 और ये 0, 6 पंजे 30। अब भाग पूरा पूरा चला गया, जबकि शेषफल कितना बचना था, 5 बचना था। तो अब ये शेषफल 5 कैसे बचेगा, है ना। तो वह संख्या जिसमें शेषफल कितना बचे, 5 बचे, है ना, तो वो कौन सी संख्या होगी, तो जो संख्या आपकी आई है उसमें 5 जोड़ दो, उत्तर हो जाएगा कि भैया जो संख्या 90 है इसमें 5 जोड़ दो, कितनी होगी, 95। तो अब इन तीनों में जब हम इस 95 में हम तीनों में से किसी भी का भाग देंगे तो हर समय शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य। तो यहाँ लिखा हुआ है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी का मतलब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलो पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ है 18, फिर 24,
और फिर 32। तो इन तीनों में 2 का भाग तो जाएगा, है ना। 2 नम 18, 12 दूना 24, 16 दूना 32। आप भाग देना, आराम से करना, है ना। हर चीज़ मैंने बताई है कैसे करना है जो। अब इसमें अभी भी 2 का जा रहा है, देखो इसमें नहीं जा रहा है लेकिन इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है। 8 दूनी 16, वापस 2 का जा रहा है 9, 3 और 4, वापस 2 का जा रहा है 9, 3, 2 दूनी 4, वापस 2 का जा रहा है 9, 3, 1। अब 2 का नहीं जा रहा, अब 3 का जा रहा है, तो 3 त्रिया 9, 3 एकम 3, और वापस 3 का जा रहा है 1, 1 और 1। ये अपना कंप्लीट हो गया। तो 18, 24 और 32 का जो एलसीएम है वो कितना है, तो वो है, यही कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। चलो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 32 त्रिया, तो 32 का हम 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 96। फिर वापस 3 से गुणा करेंगे, 6 त्रिया 18, हासिल का 1, 9 त्रिया 27 और 1 28, कितना आया 288। तो वह छोटी से छोटी 288 संख्या है जिसमें 18, 24, 32 तीनों का भाग जाता है। लेकिन हमें वो कितने अंकों की संख्या चाहिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। अब हमारी सिट्टी पिट्टी क्या हो गई, गुल हो गई। कोई बात नहीं, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या चाहिए, तो अब इसको 4 अंक बनाओ, है ना। ठीक है, तो 288 ऐसी संख्या है, छोटी से छोटी, है ना, जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। तो 288 को जब हम पहाड़ा बोलेंगे, यानी 288 एकम 288, है ना। फिर 288 दूना, तो गुणा कराओ, 8 दूनी 16, हासिल का 1, 16 और 1 17, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर 288 इंटू 3 करेंगे, यानी मैं पहाड़ा बोल रहा हूँ इनका। तो ये देखो 8 त्रिया 24, हासिल के 2, 24 और 2 26, हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अभी भी 4 अंक नहीं हुए, अभी भी 3 अंक ही हो रहे। तो 288 इंटू 4 बराबर, तो देखो 8 चौक 32, हासिल का 3, 32 और 3 35, हासिल का 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। अब ये 4 अंकों की संख्या हो गई आपकी, है ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा, तो देखो 288 इंटू 4 करते हैं, तो 288 में तो आपका 18 का भी भाग जाता है, 24 का भी भाग जाता है और 32 का भी भाग जाता है। भाग तो पूरा पूरा जाएगा ना, टेंशन नहीं है ना। 4 ये अगर गुणा अलग आ रहा है तो उसकी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहाँ पूछ रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों में सबसे छोटी 288 को 4 से गुणा करने पर आती, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा 1152। यानी अब हम यहाँ लिखेंगे 4 अंकों की वह संख्या क्या होगी, 288 इंटू 4 बराबर 1152। ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित संख्याओं का लस ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है ना। यानी वो 3 के पहाड़े में आता है, 3 का गुणज मतलब 3 का पहाड़ा, और 3 का पहाड़ा 10 तक ही नहीं बोलता है, वो अनंत बार बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप कहोगे 3 दाया 30, 3 इंटू 11, यानी 3 का पहाड़ा 11 बार बोलने पर कितना आया, 33 आया। फिर 3 का पहाड़ा 100 बार बोलने पर कितना आया, 300 आया। बात समझ में आई। तो जो भी 3 से गुणा हो रहा है वो सारी चीजें 3 का क्या होगी, गुणज होगी। अब हमें यहाँ पर जो दो संख्या दी है, हमें बताना है कि जब हम इनका लस निकालेंगे तो वो भी 3 का गुणज होगी। तो हम पहले इनका लस निकालते हैं। जैसे सबसे पहला ए है, 9 और 4 है, ठीक है। तो लस कैसे निकालते हैं, 9 भी ले लो 4 भी ले लो। अच्छा, सबसे पहले किसका भाग, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का। तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 9 में तो नहीं जाएगा तो 9 लिख दो। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वापस 2 में 2 का जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है तो 9 को छोड़ो, है ना। 2 एकम 2, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 त्रिया 9, फिर वापस 3 का जा रहा है, 3 एकम 3 और ये 1। तो अब यहाँ पर देखो 9 और 4 का जो लस आया ना,
वो कितना आया, वो आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और जब हम इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 त्रिया 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 त्रिया 36। तो इसका गुणा भी कितना आया 36, है ना। और 3 के पहाड़े में 36 आता है, इसका मतलब है कि ये 3 36 जो है वो 3 का गुणज है या नहीं, तो 36 भी 3 का गुणज है ना, 36 भी 3 का गुणज है। कैसे है, तो आप चाहो तो 36 में 3 का भाग दे दो, अगर भाग पूरा पूरा जाता है तो ये 3 का गुणज है। 3 एकम 3, फिर उतारा 6, 3 दूनी 6, तो भाग पूरा पूरा गया, इसका मतलब ये जो है 3 का गुणज है। और वैसे भी 9 और 4 कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, तो सह अभाज्य संख्या होने के कारण भी 36 हमारा क्या होगा, 3 का गुणज होगा। अब बी करते हैं, सेम है, सबको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो बी देखो क्या है, बी है 12 और 5, ठीक है। और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, LCM यानी लस ज्ञात करना है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग 12 में कितनी बार गया, 6 बार, 5 में तो जाएगा नहीं। फिर 3 में गया 3 बार, 6 में गया 3 बार। अब 3 का 3 में जाएगा 1 बार, 5 में नहीं जाता है तो 5 को वापस लिख देंगे। अब 5 का 5 में जाता है 1,1। तो यहाँ 12 और 5 का जो लस है वो क्या है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो अब इनका गुणा करो तो कितना हुआ, देखो गुणा गुणा हो गया आपके 2 दूनी 4, 4 त्रिया 12 और 12 पंजे 60, है ना। और 60 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब 60 भी 3 का क्या हो गया, गुणज हो गया, है ना। चलो अगला करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला है सी पॉइंट है 6 और 5 का लस। तो 6 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 का भाग 6 में तो जाता है, 3 दूनी 6। अब 3 का 3 में 1 बार जाएगा, है ना, और 5 में 5 का 1 बार जाएगा। तो अब 2 गुणा 3 गुणा 5 करो तो देखो 2 त्रिया 6 और 6 पंजौ 30, और 30 जो है वो 3 का गुणज है। चलो हमें कुछ नहीं करना, हमें एलसीएम करना है। बात समझ में आई। अब डी देखते हैं, डी क्या है। तो डी है 15 और 4 का एलसीएम, ठीक है। तो 4 में 2 का जाता है ना, 15 में तो जाएगा नहीं तो वापस लिख दो 15 को। तो 2 दूनी 4, वापस 2 में 2 का जा रहा है, 2 एकम 2। अब इसका इलाज करते हैं। अब देखो 3 में भाग जा रहा है ना, तो तीनों पंजे 15। अब 5 में 5 का जा रहा है 1 बार, 5 एकम 5 हो गया। तो एलसीएम कितना हुआ, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इनका गुणा करते हैं तो देखो क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 त्रिया 12 और 12 पंजे 60। तो इसका भी कितना आया, 60 आया, है ना, इसका भी 60 आया। और 60 क्या है, 60 आपके 3 का गुणज है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न का लस ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है ये समझो। जैसे मैंने लिखा 20, ठीक है, तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 चौक 20, है ना। तो इसका मतलब 20 के ये दोनों ही क्या है, गुणनखंड है। बात समझ में आई। तो पहली संख्या जो होगी वो दूसरी संख्या का एक गुणनखंड होगा। पहली संख्या हमेशा दूसरी संख्या का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो अब इनका हमें लस करना है और जो हमें उत्तर मिलता है वो उसमें हम क्या बता सकते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए करते हैं। तो ए का हमें एलसीएम निकालना है, 5 और 20। तो 20 सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 5 में तो नहीं जाने वाला, कितनी बार जाएगा, 10 बार। फिर 2 में 2 जाएगा, ये हो गया 5, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर सीधा 5 का जाएगा दोनों में, है ना। तो अब यहाँ 5 और 20 का जो एलसीएम आया वो क्या आया, 2 गुना 2 गुना 5, गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 2 गुना 5 करो तो देखो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसका गुणा करने पर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। जो इसकी कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या है, उत्तर भी वही आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है, यानी 20 का मतलब क्या, 5 चौक 20, है ना,
यानी 20 जो है वो 5 जो है वो 20 का एक गुणनखंड है, ठीक है। यानी इसके पहाड़े में 20 आता है, 5 के पहाड़े में 20 आता है, तो जिसके पहाड़े में वो संख्या आती है तो उसका एलसीएम भी वही हो जाता है, ठीक है। जैसे अब देखो बी वाले को देखो, बी 6 और 18, ठीक है। तो 6 और 18 का हम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखो 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, 2 का भाग 18 में जाएगा 9 बार। अब इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है ना, तो 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, वापस 3 का जा रहा है, 3 एकम 3। अब 6 और 18 का एलसीएम क्या आया, तो इन सबको गुणा करो, देखो 2 त्रिया 6 और 6 त्रिया 18, वापस दूसरा नंबर आ गया, वापस इनका जो एलसीएम है वो 18 ही आ गया। इसी प्रकार सी को करो, 12 48, 12 और 48, 2 का भाग जा रहा है इसमें 6 बार और इसमें जा रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24 बार। फिर वापस 2 का भाग जा रहा है 6 में 3 बार और इसमें 12 बार। फिर 2 का जा रहा है आपका 12 में कितनी बार, 6 बार। फिर वापस 2 का जा रहा है 3 बार, अब 3 का जा रहा है दोनों में 1 1 बार। इसका मतलब क्या हुआ, 12 और 48, इसका जो एलसीएम मुझे मिला वो कितना मिला, इन सब का गुणा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 त्रिया 48, यानी एलसीएम मुझे वापस वही दूसरा नंबर मिल रहा है ना। अब 9 और 45 का देखो डी करते हैं, 9 45, वापस एलसीएम क्या मिलेगा, 45 मिलेगा, करके देखते हैं। देखो 3 का भाग देंगे क्योंकि 2 का तो दोनों में जा ही नहीं रहा है, तो 2 को छोड़ दो, 3 का देते हैं, 3 त्रिया 9, इसमें मैं भाग दे रहा हूँ, देखना 3 एकम 3, 5 त्रिया 15, वापस 3 का जा रहा है, 3 एकम 3 और 5 त्रिया 15, अब 5 का जाएगा सीधा, 5 एकम 5। तो यहाँ पर 9 और 45 का जो मुझे एलसीएम मिलेगा वो कितना मिला, 3 त्रिया 9 और 9 पंजे 45, तो मुझे कितना मिला, 45 मिला। बात समझ में आई है ना। तो यहाँ पर हमें जो परिणाम मिल रहे हैं, तो हमें आपको एक ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि पहली संख्या अगर दूसरी संख्या का गुणनखंड है तो हमें इसका जो एलसीएम मिलेगा दोनों का वो वही मिल जाएगा, यानी दूसरा नंबर ही मिल जाएगा। तो अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।